चलिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। करंट यील्ड ऑन बॉन्ड, देखिए ये क्या होता है, ये क्या मेजर करता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड। अगर सपोज आप उसको करंट प्राइस पे परचेज करते हैं किसी भी बॉन्ड को, और उसका जो कूपन रेट है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए करंट यील्ड का फॉर्मूला होता है जो भी आपका कूपन रेट है या कूपन इंटरेस्ट है डिवाइड्स बाय जो करंट मार्केट प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज किसी बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 है और उसका कूपन रेट 8% है, तो आपका जो इसको आप कोट करेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, मार्केट रेट ₹800 करेंगे। तो ये कितना परसेंटेज होगा, 10%। देखिए 8, कूपन इंटरेस्ट कितना आएगा, 1000 का 8%, 80 डिवाइड्स बाय, इसका ये दूसरा वाला फॉर्मूला है। देखिए ये आपको हो जाएगा 8, मार्केट प्राइस हमारा 800। मैडम सर की क्लास होने वाली है? जी सर, 9 बजे होगी सर की क्लास। तो हो सके तो मैडम पूरा स्पीड में करवा दीजिए ना, थियरी बेस्ड जी अगर हो सर, सके। हाँ जी सर। देखिए ये वाले जो टॉपिक्स है ना, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने पहले बहुत डिटेल में कराया था, हाँ सर, हाँ तो मैम। आप तो लोग बस एक बार उसको देख लीजिए क्विकली, ठीक है। पुराने ये वीडियो करंट देख यील्ड का, लेंगे अगर डाउट होगा तो। जी ठीक है। आप देखिए वाईटीएम क्या होता है आपका, यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। इसमें आपका क्या होता है कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अगर आपने परचेज जो भी बॉन्ड्स है उनको परचेज किया है और उसको आपने मेच्योरिटी तक आपने होल्ड करके रखा है, तो उस केस में आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उसको आप बोलते हैं वाईटीएम। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। और ये मैंने आपको निकालना बता दिया कि आप परसेंटेज रखेंगे, सपोज 12% है तो उतने परसेंटेज पे उसको डिस्काउंट करेंगे, और उसका जो भी पीरियड होगा 9 ईयर्स होगा, सपोज 9 ईयर्स इस तरह से लेंगे। फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में एन्यूटी वाला लगाएंगे, मतलब टोटल वाला। और फिर उसके बाद जो आपका फेस वैल्यू का होगा, फेस वैल्यू में आप क्या करेंगे, जिस साल में सपोज 9 है तो 9th ईयर का डिस्काउंटिंग रेट लेके आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बार बॉन्ड ड्यूरेशन वाला देख लेते हैं, और फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आपका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है। देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन का जो फॉर्मूला है वो आपका इसका भी मैंने दूसरे वाले फॉर्मूले बताए थे। देखिए इसमें ना मैं आप लोग एक, इसमें एमसीक्यू वाली मैंने वीडियो कराई थी वाईटीएम की ना, वहां पे हमने सारे फॉर्मुलेज विद न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, तो आप लोग उसको वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें वाईटीएम में अब और नहीं कर रहे, बेसिक्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग मॉड्यूल सी स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट इक्वेशन है इसमें फर्स्ट टॉपिक, फटाफट से 5 मिनट में खत्म करेंगे उसको। देखिए बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस शीट इक्वेशन हमारी क्या कहती है कि आपका जो भी डेबिट का टोटल आ रहा है और क्रेडिट का टोटल आ रहा है वो आपका दोनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और यही हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। जो हमारी नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है उसमें क्या होता है, कैपिटल लायबिलिटीज इस तरफ आते हैं और इधर आपकी क्या आती है, एसेट्स आती है। तो जब भी आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमेशा दोनों का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट इक्वेशन का आप कह सकते हैं इसका रूल है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। और यहाँ पर जो लायबिलिटीज है, कौन सी लायबिलिटीज होती है, आउटसाइड लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। क्योंकि कैपिटल में कौन सी लायबिलिटीज आ गई, इनसाइडर लायबिलिटीज आ गई। जो आपने पैसा मार्केट से उठाया हुआ इक्विटी शेयर होल्डर से, तो वो आपके कैपिटल में काउंट हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपकी लायबिलिटीज है वो सब आउटसाइड लायबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मूला है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इन सब चीजों का जो भी सम आएगा वो इन सब चीजों के टोटल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। सपोज 20,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल 20,000 रुपीज है। तो उस केस में क्या होगा आपका, अगर हम बैलेंस शीट देखें तो इधर आपका कैश में कितना आ जाएगा, 20,000। और इधर क्योंकि आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया तो 20,000 आपका इधर कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, और दोनों ही केस में आप देखिए टोटल दोनों तरफ का क्या आएगा, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज आपने एक मशीन परचेज की है 1,000 रुपीज की। तो उससे क्या होगा, मशीन परचेज की तो कैश में से माइनस हो जाएगा और मशीनरी आपकी बढ़ जाएगी। तो 1,000 आपका एसेट्स में, मशीनरी में प्लस हुआ, कैश में से माइनस हुआ। तो एसेट्स के अंदर ही आपका प्लस माइनस होके वो चीज एडजस्ट हो गई। तो उसका इफेक्ट आपका कैपिटल में कुछ नहीं है, लेकिन आप देखिए टोटल फिर भी सेम आएगा। तो ये आपकी क्या है, इसको कहते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि दोनों साइड का जो टोटल है, कौन सी साइड्स, एसेट्स और लायबिलिटीज। फिर लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटीज आती है। तो इन दोनों का जो टोटल है वो हमेशा सेम रहेगा। ये होता है आपका बैलेंस शीट इक्वेशन। ठीक है, इसके एक दो जो इक्वेशन है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल अकाउंट देखते हैं। देखिए फाइनल अकाउंट क्या होता है आपका, एक हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं, P&L बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसको कंबाइंड हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग के अंदर आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके डायरेक्ट नेचर के, जिस चीज में आप डील कर रहे हैं उस चीज को जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आपके क्या कहाँ पर आएंगे, ट्रेडिंग में आएंगे। उसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके किस में आएंगे, P&L में आएंगे। जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन हो गया, या फिर आपका रेंट, रिपेयर्स, ये सब जो भी चीजें हैं आपके, या एडवर्टीजमेंट, सैलरी। देखिए वेजेस यहाँ पर आ जाएंगे जिन मजदूरों से आप काम करवा रहे हैं उस प्रोडक्शन में। और आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सैलरी आ जाएगी। जो आपके अदर देन जो आपके कहना चाहिए कि जो आपका ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं उनको जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो सैलरी होगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो P&L में आएगा। और जितने भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज है वो आपके बैलेंस शीट में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। इसके अंदर आपकी 4 एडजस्टमेंट्स है, फटाफट से उसको एक बार देख लीजिए। एक आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप क्या करेंगे, P&L में। अब देखिए ये ट्रेडिंग या P&L कहीं भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में अगर वेजेस है, आपको नेचर पता होना चाहिए। अगर वेजेस है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर वो आपका सैलरी है तो P&L में जाएगा। तो अब देखिए ट्रेडिंग में क्या होगा आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग P&L में प्लस हो जाएगा और बैलेंस शीट में कहां पर आएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। दूसरा जो आपका होता है वो क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। कोई एक्सपेंस था उसको आपने पहले ही पे कर दिया, तो ये आपके लिए क्या है, बैलेंस शीट में ये कहाँ जाना चाहिए, एसेट में जाएगा। यहाँ पे आप प्रीपेड के नाम से दिखा देंगे। और ट्रेडिंग P&L में ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका होता है, ये दोनों जो थे वो एक्सपेंस के केस में थे। फिर थर्ड आपका होता है इनकम। इनकम रिसीव इन एडवांस। अब आपने किसी से एडवांस ले लिया तो ये आपकी क्या है, बैलेंस शीट में अगर हम इसको देखें तो ये आपकी लाइबिलिटी है। और आपका क्या होगा इसमें, इसको आप माइनस कर देंगे कहाँ पे, ट्रेडिंग एंड
P&L में। फोर्थ केस आपका होता है इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव। आपने इनकम को कमा लिया लेकिन आपको अभी रिसीव नहीं हुई, तो उस केस में ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि ठीक है आपने कमा लिए, चाहे आज मिले कल मिले, मिलेगी तो जरूर, तो ये आपकी एसेट में जाएगी अक्रूड इनकम के नाम से, और ट्रेडिंग P&L में ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, क्रेडिट साइड, लेकिन प्लीज याद रखिए ये वाला भी जो है ये ट्रेडिंग P&L में क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, ये चारों केस क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। इनको आप एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। ये वाले 4 पॉइंट्स है जो अभी मैंने डिस्कस किए। एक्सपेंस के केस में प्लस होगा, माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड माइनस हो जाएगा, और इनकम के केस में जो आपका अक्रूड है वो प्लस होगा, एडवांस आपका माइनस होगा। ठीक है, और जो आपका एडवांस है वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, अक्रूड आपका एसेट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग आपका लायबिलिटी में जाएगा, और प्रीपेड आपका एसेट में जाएगा। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। इसके अलावा सिर्फ इसमें फॉर्मेट है आपके ट्रेडिंग बैलेंस शीट और P&L का। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम लोगों ने किया था, फीफो लिफो वेटेड एवरेज। फीफो में क्या होता है कि जो पुराना स्टॉक है पहले उसको निकालिए, फिर बाद वाले को निकालिए, और लीफो में क्या होता है जो लेटेस्ट आया है उसको निकालिए, फिर पुराने वाले को निकालिए, और वेटेज में क्या होता है कि दोनों का एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, और ये आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में है, इसको याद रखिएगा। आपका ट्रेडिंग का फॉर्मेट है, ओपनिंग परचेज, उसमें से रिटर्न्स माइनस कर देंगे, कैरेज इनवर्ड, ये सब हो गया। इधर सेल्स, ये आपका P&L का फॉर्मेट है, एक बार देख लीजिए। जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे सब यहाँ पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस, डेप्रिसिएशन, और इधर आपका ग्रॉस लॉस हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप बैलेंस करेंगे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बचेगा। फिर आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, इधर फिक्स एसेट, कैश, स्टॉक, रिसीवेबल्स वगैरह सब आ जाएंगे। ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स अभी हमने रिसेंटली किया था। देखिए कंपनी के फीचर्स पढ़ लीजिएगा। कंपनी क्या होती है, कंपनी वो होती है विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। मैम, जी मैम बताइए। बैलेंस शीट का जो फॉर्म ए है इसी में जी बुक में, उसमें जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो क्या होता है? मैम, माइनॉरिटी कैपिटल इंटरेस्ट जो है वो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के केस में होता है कि जो सब्सिडरी कंपनी होती है मतलब वो उसकी कैलकुलेशन होती है मैम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आप बस ये समझ लीजिए वो होल्डिंग कंपनी और शेयर होल्डिंग कंपनी के केस में होता है कि, या कभी कभी वो आपका जब अमेलगमेशन होता है या फिर मर्जर होता है उस कंडीशन में भी वो क्रिएट हो जाता है, तो वहां पर आप जो कंपनी माइनॉरिटी में होती है तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, ठीक है मैम। ठीक। देखिए
कंपनी अकाउंट्स जो है उसके अंदर क्या है, ऐसी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। ठीक है, प्रीवियस लॉ आपका कौन सा था, 1956। क्लियर। इसके जो फीचर्स है वो क्या क्या है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये आपका आर्टिफिशियल एसोसिएशन होता है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, रजिस्टर्ड होती है, जो कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होती है, कॉमन सील होती है, मेंबरशिप एक बार रिकॉल कर लीजिए। प्राइवेट में क्या होता है 2 to 200, पब्लिक में कितना होता है 7 to infinity। ठीक है, याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेट कंपनीज कौन सी होती है, विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि क्रिएटेड बाय लॉ है। परपेचुअल सक्सेशन, उसका अपना कोई एंड नहीं है, उसके जो मेंबर्स की अगर डेथ या इंसॉल्वेंसी होती है तो उस कंडीशन में कंपनी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सील, जैसे हमारे सिग्नेचर होते हैं ऐसी कंपनी के पास क्या होता है, अपनी एक मोहर होती है। उसकी जो कंपल्सन थी वो आपकी अब खत्म हो चुकी है। जो आपका अमेंडमेंट आया है, कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट आया है आपका 2015, उसमें कॉमन सील की जो कंपल्शन थी वो खत्म हो चुकी है। लिमिटेड लाइबिलिटी, पहले क्या होता था, जो लाइबिलिटी थी वो 1 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज तक लिमिटेड थी, लेकिन अब ये वाला जो रूल है उसको भी खत्म कर दिया गया है नए अमेंडमेंट में। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, ओनरशिप कंपनी की अलग होती है मैनेजमेंट से। जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। वो क्या होते हैं एक्चुअली, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसके, ओनर्स के। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पॉसिबल नहीं है, पब्लिक कंपनी में इजिली हो सकते हैं। सेपरेट लीगल स्टेटस, कंपनी का अपना एक अलग आइडेंटिटी होती है, लीगल आइडेंटिटी होती है। वो खुद भी किसी और के ऊपर केस कर सकती है और उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। लार्ज मेंबरशिप, मैंने आपको बता दिया 2 to 200 इन केस ऑफ प्राइवेट, और पब्लिक के केस में 7 to infinity। मिनिमम पेड अप कैपिटल का भी जो कंपल्शन था वो भी खत्म हो चुका है। पहले 5 लाख और 1 लाख करके था, वो भी खत्म हो गया। टाइप्स ऑफ कंपनीज, चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती है, जो किसी रॉयल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, जिसका अपना एक सेपरेट एक्ट हो, मतलब वो कंपनी तो है लेकिन उसका अपना भी एक अलग एक्ट है। इसका एग्जांपल देख लीजिए स्टैट्यूटरी का, आपका जैसे लाइफ इंश्योरेंस, LIC का अपना एक एक्ट है, वो एक कंपनी भी है लेकिन उसका एक सेपरेट एक्ट भी है। और ये एक्ट कहाँ से पास किए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट से, या फिर जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं वहां से उस एक्ट को पास करके इन कंपनीज को क्रिएट किया जाता है। और इनके जो रूल्स रेगुलेशंस है वो एज पर एक्ट होते हैं जो जिसमें उनको क्रिएट किया गया है। रजिस्टर्ड कंपनीज, रजिस्टर्ड वो कंपनीज होती हैं जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई हैं। फॉरेन कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। प्राइवेट में इसमें क्या होता है, प्राइवेट में नंबर ऑफ मेंबर्स पे रेस्ट्रिक्शंस है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शंस है, और वो पब्लिक को ऑफर भी नहीं कर सकते सब्सक्रिप्शन के लिए। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसका मतलब उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती किसी भी तरह की। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती है, जिसमें 51% ऑफ शेयर्स किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। होल्डिंग कंपनीज कौन सी होती है, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसने किसी अदर कंपनी को होल्ड किया हुआ होता है। ठीक है, और जिस कंपनी को होल्ड किया होता है उसको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। फिर एक होती है आपकी एसोसिएट कंपनी, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, जॉइंट वेंचर होता है इसका एग्जांपल। जॉइंट वेंचर, सपोज कंपनी ए और बी है, वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आए, जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा वो अलग हो जाएंगे, उनको एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। एक होता है 1 पर्सन कंपनी, जहां पर एक ही पर्सन होता है, बिजनेस करने वाला जो है वो एक ही पर्सन होता है। नेक्स्ट आपका सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, और कंट्रोल होता है उसकी शेयर कैपिटल पे भी। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशंस होती है सब्सिडियरी कंपनीज की। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेस पे अगर देखें शेयर्स में, तो सपोज अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो जो भी पर्सन है या जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, दे आर लायबल ओनली अप टू ₹10। सपोज अगर उसमें उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में 2 रुपए दे दिए और 4 रुपए दे दिए, तो टोटल 6 रुपए दे चुके हैं, तो अब जो उनकी लायबिलिटी रिमेनिंग है वो सिर्फ
₹4 के लिए बचे हुए, तो ₹4 से ज्यादा वो और पे नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है वो लोग गारंटी दे देते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की गारंटी दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग। सपोज हम 2 लाख की गारंटी दे रहे हैं, हम 3 लाख की गारंटी दे रहे हैं, तो उसको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं। कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, जितना भी कंपनी को लॉस होगा सारे के सारे मेंबर्स उसको पे करेंगे। अब इस तरह की कंपनीज नहीं होती है, पहले होती थी। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी, देखिए जो पार्टनरशिप होती है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं होता, लेकिन आपका जो कंपनी है उनका होता है। ठीक है, पार्टनरशिप को फॉर्म करना इजी होता है, कंपनी को फॉर्म करना डिफिकल्ट होता है। इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप का, कंपनी का कंपलसरी है। मेंबरशिप जो है वो पार्टनरशिप के केस में मिनिमम 2 से कितना हो सकती है, 10 हो सकती है अगर बैंकिंग बिजनेस है, और अदर देन बैंकिंग बिजनेस 20 हो सकती है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, पार्टनरशिप में 2 से 10 और 20 है। इन केस ऑफ बैंकिंग 10 है और अदर बिजनेस 20 है। लेकिन अगर आप कंपनी की बात करें, कंपनी में क्या 2 to 200 फॉर प्राइवेट और 7 to infinity है पब्लिक कंपनी में। ठीक है, लाइबिलिटी जो है पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, कंपनी में जो लाइबिलिटी है वो आपकी लिमिटेड होती है अप टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में ओनर्स और मैनेजर्स, मतलब जो मैनेजमेंट करते हैं कंपनी का वो सेम पर्सन होते हैं, क्योंकि पार्टनर्स ही करते हैं खुद से। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी में अलग होता है, कंपनी में मैनेजमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एक्चुअल ओनर्स के। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या कोई पर्सन रिटायर होता है या इंसॉल्वेंट होता है तो पार्टनरशिप वहीं के वहीं खत्म हो जाती है, जबकि कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता। ट्रांसफर, पार्टनरशिप के केस में आप अपना जो शेयर है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने अपना जो हिस्सेदारी है वो अपने किसी फ्रेंड को दे दी, नहीं। अगर ऐसा करना है तो वो वाली पुरानी पार्टनरशिप कैंसिल होगी और नई पार्टनरशिप बनेगी उस पर्सन के साथ, तब तो वो ऐसा हो सकता है। बट सेम पार्टनरशिप में आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल कंपनी में आप इजिली कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल, पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंपनीज में है, क्योंकि उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल, 2 टाइप के होते हैं, एक आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में भी 2 टाइप का होता है, विद वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड। अगर सपोज आपको वोटिंग राइट ज्यादा चाहिए तो आपको डिविडेंड कम मिलेगा, मतलब एक तो सिंपल होते हैं वोटिंग राइट वाले। दूसरी कैटेगरी जो है उसमें क्या होता है कि अगर आपको वोटिंग राइट ज्यादा चाहिए तो आपको डिविडेंड कम मिलेगा, अगर आपको डिविडेंड ज्यादा चाहिए तो आपको अपना वोटिंग राइट कम करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड बोलते हैं। उसके बाद आपका प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं। देखिए एक चीज याद रखिए प्लीज, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिए जाते हैं। और उसकी जो कैटेगरीज है वो क्या होती है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में जो इंटरेस्ट है वो इकट्ठा होते रहता है और इकट्ठा मिलता है एक साथ। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, साथ के साथ मिलता रहता है, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल मिल जाएगा, जिस साल नहीं होगा नहीं मिलेगा। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रिडीमेबल में जिसमें एक आपकी लाइफ होती है डिसाइडेड, इरिडीमेबल में जिसमें कोई लाइफ डिसाइड नहीं होती कि इतने साल में आपका रिडम्पशन होगा। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स में शेयरिंग करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं जिनको शेयरिंग नहीं मिलती। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, और नॉन कन्वर्टेबल जिसको आप कन्वर्ट नहीं करते, नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के आपके ये सब टाइप्स है। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब वो मैक्सिमम लिमिट जितना कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल, जितना कंपनी ने एक्चुअल में इशू किया है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इशू ऑथोराइज, और एक्चुअल में जो इशू किया है उसको इशूड कैपिटल बोलते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल, पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जरूरी नहीं है कि जितने इशू है उतने ही आपके सब्सक्राइब हो जाए, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। कॉल्ड अप कैपिटल, सपोज अगर आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हैं 4, 2, 2 और 2, ठीक है। सपोज कंपनी ने ये 3 कॉल्स कर ली तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 6 रुपीज, दिस विल बी योर कॉल्ड अप कैपिटल। वो पैसा, वो कॉल जो आपने मांग लिया है, दिया नहीं दिया, कॉल्स इन अरियर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन
कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब जितना आपने कॉल कर लिया है, ठीक है। पेड अप कैपिटल जितना आप, जितना कि आपको एक्चुअल रिसीव हो चुका है, एक्चुअल रिसीव्ड, ठीक है। पेड अप कैपिटल का मतलब जितना दे दिया। सपोज लास्ट कॉल पे 500 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया, तो जब आप कॉल्ड अप में से कॉल्स इन अरियर माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पेड अप। प्लीज इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस नहीं किएंगे क्योंकि पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, अभी रिसेंटली हमने इसका रिवीजन भी किया था, ठीक है। तो इसको प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। कंपनी अकाउंट्स पार्ट 2 करते हैं। कंपनी अकाउंट्स पार्ट 2 में आपका फॉर्मेट है, अभी हम डिस्कस किया था, एक बार इसको प्लीज देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये आपका बैलेंस शीट, प्लीज ध्यान से देखिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज मेन हेडिंग है, फिर उसके अंदर आपकी कितनी हेडिंग्स है, देखिए 4 हेडिंग्स है। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करंट लायबिलिटीज, फोर्थ करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखिए शेयर होल्डर्स फंड में क्या आते हैं, 3 पॉइंट्स है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई सब पॉइंट्स नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब देखिए ये आपके यहाँ पे सेम है, इधर ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, डेफर्ड वाला नहीं है आपका। अदर लॉन्ग टर्म है तो अदर करंट लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है, यहाँ पे आपके ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, बीपी एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इन सबका टोटल कर लेंगे उसके, क्योंकि देखिए इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है, इसमें आपका डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन मतलब फॉर्मेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा पॉइंट करंट लायबिलिटी में नहीं आता है। तो अब देखिए एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स इसमें देखिए एसेट्स में सिर्फ 2 ही हेडिंग्स हैं, करंट, नॉन करंट और करंट। लायबिलिटीज में 4 हेडिंग है, प्लीज याद रखिएगा, एक बार दोबारा देख लीजिए। लायबिलिटीज में आपकी 4 हेडिंग्स है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट और करंट। लेकिन आपके एसेट्स में सिर्फ 2 ही कैटेगरीज है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपका आता है फिक्स एसेट्स और आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फिर फिक्स के अंदर आता है टेंजिबल, इंटेंजिबल, और टेंजिबल का वर्क इन प्रोग्रेस और आपका इंटेंजिबल का अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिक्स के अंदर आपका टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल का डेवलपमेंट, ठीक है। और आपका करंट में क्या क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। इन्वेंट्रीज में आपका स्टॉक्स आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में आपका आएगा बीआर एंड डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका आ जाएगा कैश, चेक इन हैंड, बैंक, ये सब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जिनका जो रीपेमेंट है बहुत जल्दी हो जाएगा, और उसके अलावा और जो आपके करंट एसेट्स बचे हैं वो। रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए ये सब चीजें आएंगी, जितने भी आपके रिजर्व्स होंगे वो सब आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में देखिए क्या क्या आ सकता है, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, टर्म लोन्स, टर्म लोन आपका फ्रॉम बैंक्स या फिर आपने कहीं और से लिया हुआ है, डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स, ये सब आ जाएंगे। अदर लॉन्ग टर्म में ट्रेड पेबल्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट्स का जो रीपेमेंट होता है वो कब होता है, जब वो एम्प्लॉय रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो इसलिए इस अमाउंट को आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन की कैटेगरी में रखते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या है, जो आपको जो आपका रीपेबल ऑन डिमांड है, तो आपने बैंक से लिया हुआ है, कहीं और से लिया हुआ है,
अदर करंट लायबिलिटीज में देख लीजिए क्या क्या आता है। अच्छा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम रिसीव इन एडवांस, क्योंकि फाइनल अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इनकम रिसीव इन एडवांस है वो लायबिलिटीज में आता है, ये तो आपको पता है, लेकिन लायबिलिटीज में कहाँ आता है, तो तब आपको बता रहा है अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इनकम रिसीव इन एडवांस और अनपेड डिविडेंड और इंटरेस्ट एक्रूड, बस ये दोनों याद रखिएगा, अनपेड डिविडेंड और इनकम रिसीव इन एडवांस, क्योंकि इनकम रिसीव आपका फाइनल अकाउंट वाले टॉपिक में है ये पॉइंट, तो इसलिए पूछा जा सकता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सपोज अगर आपके 4 एम्प्लॉयज इस साल आपके रिटायर होने वाले, तो उनका जो प्रोविजन होगा आप उसको शॉर्ट टर्म वाले में कन्वर्ट कर लेंगे। टेंजिबल एसेट्स में आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर वगैरह सारे आ जाएंगे, और फिर आप इनका जो एक टोटल होगा उसको आप फिक्स एसेट के सामने अमाउंट में लिख देंगे। इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब आ जाएंगे आपके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर, जो आपने परचेज किया हुआ है। अदर नॉन करंट एसेट्स में देख लीजिए आपके एसेट ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे जिनका जो पेमेंट है वो आफ्टर 1 ईयर होना है। करंट इन्वेस्टमेंट्स में आपका इक्विटी, प्रेफरेंस, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज, ये सब आ जाएंगे। इन्वेंट्रीज में आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स, ये सब आ जाएंगे। बस एक बार आपको क्या करना है, इसको गो थ्रू करना है। ट्रेड रिसीवेबल्स में मैंने आपको बता दिया 2 चीजें आती हैं आपकी, और एक चीज याद रखिएगा, जो भी आपके ट्रेड रिसीवेबल्स में एक्सीडिंग 6 मंथ्स होंगे उसको आपको क्या करना है, उसको आपको अलग से लिखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंसेस, मतलब कैश आएगा, उसके अलावा बैलेंस विद बैंक्स, चेक्स, ड्राफ्ट ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पेंडल अकाउंट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की एक्चुअल जो आपका जैसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे ना, तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज में आप डील कर रहे हैं, वहां से जो आपका प्रॉफिट आ रहा है उसको आप लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और उसके अलावा सपोज आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं शेयर्स में, डिवेंचर्स में, तो वो जो आपको इनकम रिसीव हो रही है उसको आप लिखेंगे अदर इनकम में। पहले इस तरह का सेपरेशन नहीं था, पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सेपरेशन था। अब क्या हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को अलग लिखना है और अदर इनकम्स को अलग लिखना है। फिर उसके एक्सपेंसेस जो उनकी भी कैटेगरीज बना दी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी। अब देखिए पहले क्या होता था, वेजेस आपके ट्रेडिंग में आ रहे थे, सैलरी आपका P&L में जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, वेजेस, सैलरीज, बोनस और कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड्स सब आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, सपोज अब आपने मार्केट से शेयर्स और डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी क्या होगी, फाइनेंस कॉस्ट होगी। उसके अलावा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स पे जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो आपका इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद जो भी ऊपर वाली कैटेगरीज में, एक्सपेंस की कैटेगरीज में नहीं आया होगा वो अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। फिर आप टोटल कर लेंगे और फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर लेंगे, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कंपनी अकाउंट्स पार्ट 2। फिर उसके बाद है आपका रेशियो एनालिसिस। ये लास्ट टॉपिक है आज का, एक बार इसको देख लीजिए। देखिए अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं, जिनको मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो बिजनेस है उसकी पोजीशन कैसी है, सॉल्वेंसी कैसी है बिजनेस की, वो कम समय में या ज्यादा समय में कितना उसकी पेइंग कैपेसिटी है।
तीन टाइप के रेशियोज होते हैं, प्लीज ये याद रखिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, टर्नओवर रेशियोज होते हैं, और फाइनेंशियल और या फिर सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं। लिमिटेशंस देख लीजिएगा आउटिंग रेशियोज की। कंपैरेटिव स्टडी में प्रॉब्लम होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि जो रेशियोज है वो टोटली बेस्ड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो अगर उसमें कोई एरर होगा तो रेशियो में भी गलत हो जाएगा। और विंडो ड्रेसिंग का भी एक पॉइंट होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल अकाउंट्स का वो अच्छा करने के चक्कर में हम लोग कुछ इग्नोरेंस कर देते हैं, जानबूझ के अवॉइडेंस करते हैं, तो उससे भी रिजल्ट्स सही नहीं आते। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कौन कौन से आते हैं। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसका जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका जो मेन प्रॉफिट है वो EBIT जिसे कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका EPS का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब EBIT माइनस इंटरेस्ट, फिर उसके बाद EBT आएगा माइनस आपका टैक्स, फिर टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद, इसका मतलब सीधा सीधा ये क्या कहना चाह रहे हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका क्या मिल जाएगा, EPS मिल जाएगा। प्रॉफिट अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो, उसमें क्या होगा, जो आपका मार्केट प्राइस होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे EPS से, तो आपको पता चल जाएगा कि एक शेयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, प्लीज इन फॉर्मूलेस को याद कर लीजिएगा। नेट प्रॉफिट का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म में आपका फिक्स एसेट रेशियो होता है, फिक्स एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स। डेट इक्विटी रेशियो होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल डेट्स अपॉन इंटरनल डेट्स कर सकते हैं आप फॉर्मूला, और या फिर टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड भी कर सकते हैं। अब देखिए शेयर होल्डर फंड आपको पता है कि उसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। उसके अलावा एक आपका वो एसेट टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विडिटी रेशियो होता है, उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फिर आपका टर्नओवर रेशियो होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब क्या हो गया, BR एंड डेटर्स दोनों। फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। और देखिए अगर आपको क्लोजिंग नहीं दिया है तो फिर अगर ओपनिंग नहीं दिया हुआ है तो आप सिर्फ क्लोजिंग ले लेंगे, तो उस केस में फिर आप एवरेज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। डेट कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड डिवाइड बाय जो भी आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो आया है वो। ये अगर आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिटर है तो उस केस में आप ये दो फॉर्मूले, ये दो रेशियो से आप चेक करेंगे कि उसको लोन देना है नहीं देना है, फिक्स चार्ज कवर, कि वो इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी है या नहीं। और अगर आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट प्लस EMI अगर वो कैपेबल है देने के लिए, तो उसके लिए डेट सर्विस कवरेज रेशियो आप निकालेंगे, ठीक है। और अगर बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देना है तो उसके लिए आप क्विक रेशियो और करंट रेशियो चेक करेंगे। और अगर शेयर होल्डर्स को देखना है तो शेयर होल्डर्स क्या देखेंगे, EPS और डिविडेंड यील्ड रेशियो देखेंगे, ठीक है। हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। अभी हमने ऊपर ऊपर से एक रिवीजन कर लिया, प्लीज आप लोग इसके फॉर्मुलेज लर्न कर लीजिएगा। एक बार कंपनी अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है अभी जो हमने डिस्कस किया उसको देख लीजिएगा, और इसमें रेशो में फॉर्मुलेज देख लीजिए, और आपका जो कैपिटल बजटिंग है उसके आपके जो मेथड्स हैं उनको देख लीजिएगा, और आपका डेप्रिसिएशन में जो मेथड्स हैं अभी हमने डिस्कस किए, और आपका YTM के फॉर्मुलेज देख लीजिएगा। बेसिक्स तो देखिए जो आपको आपने एक बार यहाँ पे डिस्कस कर ले तो उसका तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मुलेज याद होंगे तो आप वहां पे न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, आप लोगों की दूसरी क्लास भी है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ओके थैंक यू मैडम। ओके सर।